ওয়েলকাম টু আর্ট আর্টিস্ট আড্ডা। আর্ট আর্টিস্ট আড্ডায় সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের সাথে যিনি থাকছেন তিনি হচ্ছেন রেনুওয়ালা। তো ও মেনলি পাঞ্জাবের আর্টিস্ট, মানে পাঞ্জাবে থেকেও কাজ করছে। তো ওর পড়াশোনাটা একটু বলে দিই। ওর পড়াশোনা হচ্ছে ও পাঞ্জাব জম্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ওর ব্যাচেলার্স, দেন ওর রাজস্থান ইউনিভার্সিটি থেকে ওর মাস্টার্স। তো আপাতত ও স্কাল্পচার করছে। খুব 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 ভালো কাজ করে। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের ওয়েবসাইট আপডেট দেখেছেন, তো ওর ব্যাপারে আলাদা করে বলার কিছু নেই। হয়তো ও জিনিসগুলো বুঝতে পারছে না, কারণ ও পুরোটাই হিন্দি ভাষী। তো আমরা ওর মুখ থেকে পুরো डिटेल्स জার্নিটা জেনে নেব। अच्छा, आप रेणु जी, आप थोड़ा सा बताइए कि आपका जो जर्नी है, आप पहले डिप्लोमा किए, उसके बाद बैचलर्स, मास्टर्स, और आप सबसे बड़ी जो बात है, आप एक लड़की होकर इतना बड़ा बड़ा साइज का काम करते हो। तो ये पूरा जर्नी आप थोड़ा सा हम लोग के साथ शेयर कीजिए। जी जरूर। सबसे पहले मैं नमस्कार बोलूंगी सब व्यूअर्स को जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच आपका जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मुझे इस आर्ट फील्ड में मतलब ये नहीं था कि कॉलेज के बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ, मुझे बचपन से ही इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। बट स्टिल आई एम ए स्कल्पचर आर्टिस्ट। उस समय क्या स्कल्पचर की डेफिनेशन पता नहीं होती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको पेंटिंग से ही इंट्रोड्यूस हुआ होता है, तो तब मुझे पेंटिंग का ही पता था। और सम घर में जो भी छोटी छोटी चीजें होती थी, लाइक क्ले हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीजें, इनके साथ मैं प्ले करती रहती थी। बट मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था, मुझे उसका नाम नहीं पता था कि स्कल्पचर फॉर्म क्या होती है। जस्ट मेरे लिए वो एक ऐसी चीज थी जो मेरे लिए पैशन था, मैं उसी में कुछ करना चाहती थी। तो देन जब मैं स्कूल में थी 10th, देन आफ्टर 10th मैंने छोटा सा एक डिप्लोमा कोर्स किया। देन वहां पे भी मुझे इंट्रोड्यूस पेंटिंग से ही कराया गया, क्योंकि स्कल्पचर का तो उस समय कंसेप्ट ही नहीं था। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस में स्कल्पचर का कंसेप्ट नहीं है नॉर्मली स्कूल वगैरह में। तो उसके बाद देन मैं जम्मू में गई, वहां पे 5 ईयर का मेरा डिप्लोमा को मतलब ये डिग्री कोर्स था। तो भी वहां जाके मैं फर्स्ट 2 ईयर जो पुराने ओल्ड कोर्स है उनको तो पता ही होगा कि 2 साल हमें हर सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे प्रिंट मेकिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, सबसे। देन उसके बाद हमारा इंटरेस्ट हमें पता चलता है एक्चुअल में कि हम किस फील्ड में जाएंगे। तो देन उस समय जब मेरा जम्मू में वो टाइम रहा, तो वहां पे मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि बेसिकली मैं जिस फील्ड को ढूंढ रही थी वो स्कल्पचर था। तब मुझे एक नाम पता चला, डेफिनेशन पता चली। तो देन उसके बाद मैंने स्कल्पचर ज्वाइन किया, और वहां पे शुरू से ही मतलब मैं पैशनेट थी स्टोन कार्विंग के लिए, मेटल कास्टिंग के लिए। तो मैं हमेशा ये चाहती थी कि लाइक एक मेरे लिए भी एक पैशन था कि मैं बड़े बड़े स्टोन काटूं, जो आज भी मैं बहुत क्रेजी हूँ इस चीज के लिए। मैं कहीं भी कैंप में जाती हूँ या फिर बड़े स्टोन देखती हूँ तो एक लालच होता है कि क्या मैं उस पत्थर को काटूं। मतलब मेरा अभी भी मन है कि मैं 200 फीट, 100 फीट और 150 मतलब ऐसे बड़े बड़े स्टोन में काटूं। मेरे से जो भी पॉसिबल हो पाता है, जैसे भी कैंप में जाती हूँ या फिर काम करती हूँ, तो कोशिश यही रहती है कि मेरा जो पुराना रिकॉर्ड है, जो पुराना काम है, उससे बड़ा काम मैं करूं। तो देन उसके बाद ग्रेजुएशन जब की, देन स्कल्पचर में ही की। और उसी के दौरान मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से यंग स्कॉलरशिप मिली, जिसने और भी ज्यादा मुझे इनकरेज किया फील्ड में काम करने के लिए। एक एप्रिशिएशन मिला मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मिनिस्ट्री ने मुझे यंग स्कॉलरशिप दी, क्योंकि उस समय बहुत छोटे भी थे हम लोग। और देन उसके बाद जब मास्टर डिग्री आई तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, वहां पे भी सेम स्कल्पचर के साथ ही कंटिन्यू किया। वहां जाके तो मेरे लिए और भी अच्छा हुआ, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे मुझे स्टोन इजीली अवेलेबल हो गया। मतलब जिस चीज की मुझे सही में जरूरत थी उस प्लेस पे मैं पहुंच गई। और मेटल कास्टिंग मतलब इन चीजों के साथ मैं और भी इंट्रोड्यूस होने लगी। और जब मैं मेटल कास्टिंग करती थी, सबसे मेन ये होता था कि रनर चैनल से लेके पटीना तक मैं खुद करूं। तो मैंने जो मेटल कास्टिंग के ऊपर पटीना होता है उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। मतलब हमारा जो काम था वो तो चल ही रहा था, उसके अलावा मैं ना छोटे छोटे टास्क खुद के साथ करती थी। कि जैसे मुझे ग्रीन पटीना तो नॉर्मली सब करते हैं, तो मैं अब खुद से ही रिसर्च करती रहती थी कि मुझे व्हाइट पटीना करना है। अभी तो बहुत कॉमन है, उस समय तो चलो एक एक्सपेरिमेंट था कि व्हाइट और ऑरेंज पटीना हम इंडिया में बहुत कम होता था, बाहर मोस्टली ज्यादा होता था। तो उस पर मैं सर्च करती रहती थी। और मतलब मैं स्कल्पचर को अगर देखा जाए, या स्कल्पचर को जिस तरह से मैं देखती थी, कंसेप्ट के साथ साथ मैं मटेरियल को बहुत ज्यादा वैल्यू देती थी। और मेरा ये होता था कि मैं उस मटेरियल में काम करूं जो कन्वेंशनल हो,
और कन्वेंशनल नॉट फॉर ओनली कि मैं कार्विंग ही करूं, मतलब वुड है तो वुड के साथ सिर्फ वैसे ही काम ना करूं जैसे बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो मेरे लिए एक वो भी चैलेंज था कि कुछ ऐसा टेक्निक मैं लाना चाहती हूँ जो कन्वेंशनल के साथ एक्सपेरिमेंटल हो। तो वो मेरे लिए एक अच्छी चीज रही कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसी के साथ मैंने नेट वगैरह अपना कंप्लीट निकाल लिया था। तो ये 1.5 साल मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही कॉलेज ऑफ आर्ट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही थी। तो वहां पे ठीक है स्टूडेंट के साथ हम उनको बता रहे थे, बट ये था कि काम भी मेरा कंटिन्यू रहता था, काम मैंने कभी बंद नहीं किया था। तो देन उसके बाद मुझे दिल्ली में गढ़ी रिसर्च ग्रांट मिला। तो जब मैं वहां गई तो मेरा मेन यही था कि ये जो 2 साल, ये जो 1 साल का मेरे को रिसर्च ग्रांट मिला है ना, तो इसमें मैं कुछ टेक्निक को, ऐसी टेक्निक को अपनी पकड़ में ले लूं जो कन्वेंशनल हो। तो जैसे आप मेरे देख सकते हैं, मेरे पीछे ये मेरे काम बने हैं और आपने डिस्प्ले भी किए हैं स्टोन के साथ साथ वुड में। मतलब मेरा ये था कि हाइटेड हो, वॉल्यूम के साथ हो, बट इसकी थिकनेस कम हो। ये कन्वेंशनल ही है और ये इंस्पायर है हमारी पंजाबी जो तलवारों के ऊपर काम होता था ना, तो मैंने अपने कल्चर से भी बहुत सारी चीजें ली। हमारी जो पुरानी टेक्निक होती थी उनको एक तरह से ना मैं रिवाइवलिंग चीजों को रिवाइवलिंग तरीके से सोचती थी। और भी मेरी वेबसाइट में भी होंगे, मेरे फेसबुक पे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे काम पड़े हैं जिसमें मैंने मेटल और वुड के कॉम्बिनेशन में काम किया है और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती थी। ताकि अभी क्या कल्चर में अभी के टाइम से हम 4 साल पहले अगर पीछे चले जाए तो एक बूम जैसा हुआ अनकन्वेंशनल मटेरियल के साथ। लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बट मेरे जो इनर सोल था वो एलो नहीं कर रहे थे कन्वेंशनल को छोड़ने के लिए। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा, बट कन्वेंशनल के साथ। उसी तरह स्टोन के जो मेरे काम है, मतलब हमेशा मेरे एक थीम वर्क कंटिन्यू चलता रहता है, जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस रहते हैं, जो मेरे सराउंडिंग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात सोशल। मतलब मेरी दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसे स्टक करती हैं जो सोसाइटी में चलती रहती है, उन्हीं को मैं अपने स्कल्पचर में, चाहे वो वुड में हो, चाहे मेटल में हो, चाहे स्टोन में हो, उसमें कन्वर्ट करती हूँ। और उसके साथ साथ उसी को मैं अपनी ड्राइंग में, पेंटिंग में, जो मैं राइस पेपर पे बनाती हूँ, आई थिंक मेरे फेसबुक पे वो चीजें डिस्प्ले है, लोग देख सकते हैं जो भी व्यूअर है। तो उन्हीं को ही मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में करती रहती हूँ काम। स्कल्पचर में भी सेम, देन राइस पेपर के थ्रू पेंटिंग में भी वो चीजें मैं ट्रांसफर करती रहती हूँ। अच्छा, तो आपका जो मतलब जो ये वाला जर्नी है, मतलब कॉलेज के बाद मतलब प्रोफेशनल लाइफ, आप कॉलेज में मतलब कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का टाइम है, वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चलता है। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट एक प्रोफेशनलिज्म का जगह में चले जाते हैं। तो वो वाला मतलब मतलब दो जो डिफरेंसेस है वो आप कैसे एक्सपीरियंस किए? अगर मैं एक चीज बताऊं तो मैंने ना एक माइंड मेकअप और एक स्केल लेके अपनी लाइफ को चला रही थी। जब मेरा ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड भी था तो मैं जैसे मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड मस्ती एंड ऑल, मैंने वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं की अपनी लाइफ में। मेरा तभी भी एक गोल था कि 5 साल के बाद मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, जैसे होता ना कि एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि दिन उसके बाद मुझे ये करना है, दिन मुझे वो करना है। तो मैंने लाइफ को ना अपने काम को ओपन छोड़ा था, बट एक टाइम पीरियड बांध लिया था कि 2090 तक मेरी चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसे होंगी। मतलब कोशिश मेरी जारी थी, रास्ता मुझे मिल गया था, मंजिल बहुत दूर थी, अभी भी दूर है बहुत, तो चल रही हूँ कंटिन्यू। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था मैं उसी टाइम से ही करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीजों में रीडिंग करती थी। मतलब ये नहीं कि एक स्कल्पचर, मोस्टली इंडिया में क्या बोला जाता है कि जो स्कल्पचर आर्टिस्ट है वो एकेडमिक से दूर रहते हैं, ये चीजें बहुत बोली जाती हैं। तो मैं उस धारणा को भी तोड़ना चाहती थी, मैं उस धारणा को भी तोड़ना चाहती थी। तो मेरे बीएफए के टाइम में मैंने अपनी थ्योरी, अपना जितना भी फील्ड वर्क, और उसके साथ साथ मैं आर्टिकल लिखती थी, मैं राइटअप लिखती थी, सिर्फ अपने काम पे नहीं, मेरे साथ जो कुलीग्स रहते थे उनके काम के ऊपर, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो ताकि कल को इंडियन आर्ट की अगर बात आए तो ये बोला जाए कि स्कल्पचर आर्टिस्ट ओनली प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल, उस चीज को मैं तोड़ना चाहती थी कि प्रैक्टिकल नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी थ्योरी, अपने रिसर्च, अपने फील्ड वर्क, बेशक हमारे जो हमारा एक क्या बोलते हैं सिलेबस बना होता है, उस सिलेबस में जो चीजें हमें दी जाती है कि हाँ पे ग्रेजुएशन में आपको ये करना है, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। उसको 10 टाइम ज्यादा मैंने बढ़ा दिया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि हाँ पे मुझे इंडिया की ये पुरानी साइड को रिसर्च करना है। तो वो मेरे लिए ही था सारा कुछ, वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा था कि मुझे सिर्फ पास होने के लिए डिग्री नहीं करनी,
मुझे खुद को प्रूफ करने के लिए डिग्री करनी है कि अगर जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें मुझे अपना 100% बेस्ट देना है। तो ग्रेजुएशन के टाइम से ही ये चीजें मेरे माइंड मेकअप में थी कि लाइक मुझे टेक्निक पे काम करना है, मुझे अपने जो मेरा कंसेप्ट है उसको रीच कैसे करना है, और देन एक्सपेरिमेंट किस तरह से चीजों को लेके आगे करते रहना है। अच्छा, आप तो स्टोन कर्विंग में बहुत माहिर है, मतलब आपका जी ज्यादातर काम स्टोन में आप करते हो। तो ये हम लोग का व्यूअर्स का पहले से ही एक क्वेश्चन रहा है कि जी आप उतना बड़े मतलब बिग साइज का जो स्टोन है उसको आप हैंडल कैसे करते हो, मतलब अपकमिंग जो स्टूडेंट्स लोग हम लोग के जो मतलब यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स कर रहे हैं, जी वो जी सब लोग स्टोन से एक सबका डर रहता है डर है। कि इतना हाँ सबका। हाँ हाँ ये हाँ, चीज मतलब मैंने ये भी बड़ा देखा है। साइज है। हाँ, तो इसको कवर अप कैसे किया जाए? मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं कॉलेज में, जब मैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर गई थी, तो वहां पे मैंने एक चीज नोट की थी कि स्टूडेंट को ना स्टोन से ना एक फोबिया जैसा है। अगर हम्म। उनको मैं बोलती थी कि 2 डेज में कंपोजिशन कंप्लीट करनी है, तो सिर्फ ओनली नॉट फॉर लड़कियां, लड़के भी, तो उनको ऐसा लगता था कि स्टोन एक हार्ड मटेरियल है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मटेरियल को जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग, हमें पता है स्टोन का नेचर क्या है, उसमें कैसी कंपोजिशन काटनी चाहिए, क्योंकि हर मटेरियल का अपना एक डिमांड रहता है। अगर हम हम्म। अपने अकॉर्डिंग स्टोन को चलाएंगे ना, तो वो नहीं कटने वाला, वो तो हिलेगा भी नहीं। हमें मटेरियल के अकॉर्डिंग चलना है। जब हम मटेरियल के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसका नेचर लेके चलते हैं, उसका नेचर समझ के चलते हैं, तो वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत ईजी होता है। एक मेरे जैसे 5 फीट के पर्सन को 50 फीट का स्टोन काटना बहुत ईजी होता है, और वो भी बहुत कम टाइम में, क्योंकि हमें तब अंडरस्टैंड हो जाता है। तब हम स्टोन को, जैसे पर्सनली मेरा क्या रहता है जब मैं काम करती हूँ, तो मेरा एक स्टोन ब्लॉक है। छोटे को तो मैं वैसे ही कहती हूँ साइड करो, मुझे बड़े पे ही काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं माइंड मेकअप करती हूँ, 30 डेज का मुझे टाइम मिला है, तो मुझे 20 डेज या 22 डेज में ये कंप्लीट करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा ब्रेन में एक उसके लिए डायग्राम बना लेती हूँ। देन उसके बाद मेरा ब्लॉक सामने पड़ा है, मेरी ड्राइंग मेरे दिमाग में है, और उसको मैं पूरी तरह से एनालाइज करती हूँ। और सबसे इसमें एक, मैं जो मेरे अभी व्यूअर हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अभी इसको विजिट करें, एक चीज मैं उनको जरूर बोलूंगी, देखिए आर्ट सरफेस वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। हम बोले कि हम्म। हम एक तरफ चीजों को, ब्रेन में बहुत सारी टेंशन्स को, अटेंशंस को, या फिर और चीजों को लेके देन स्टोन के सामने बैठ जाए और सोचे कि अब इसका क्या करें, तो वैसे काम नहीं होने वाला। हमें जो काम कर रहे हैं एक टाइम में उसको 100% देना चाहिए। अगर हम 100% देंगे तो वो मटेरियल, वो वर्क हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। तो स्टोन में भी ऐसा ही होता है, और मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मैं वर्क करती हूँ 100% उसके साथ होती हूँ, तो वो मुझे खुद ही बोलता है कि मैं इधर से इजी कर जाऊंगा। ये मेरी पर्सनल कम्युनिकेशन रहती है मेरे मटेरियल के साथ। जी अच्छा, आप कौन सा स्टोन प्रेफर करते हो? जी, मैं ग्रेनाइट को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मार्बल तो सब काटते हैं, और मैं हम्म। चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी ना लकीर की जो चीजें बनी हुई है ना, उसको ब्रेक करूं। और अभी तक का जो सबसे बड़ा मेरा काम हुआ है जो कोयम्बटूर में है, वो ग्रेनाइट में ही है। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा टफ रहता है, बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें अंडरस्टैंड हो जाता है। और ग्रेनाइट की और भी बहुत सारी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो स्टोन मुझे हम्म। पसंद है। बट ज्यादा अवेलेबल अभी तक मुझे ब्लैक मार्बल या व्हाइट मार्बल ही हुआ है। अच्छा, ये मेरा बहुत ही पर्सनल एक क्वेश्चन है कि जो श्योर। लोग कल्चर में रहते हैं, वो लोग मतलब ज्यादातर ही हम लोग देखे हैं कि वुड स्टोन ये सब लेकर काम करते हैं, लेकिन जो लोग हम लोगों के जैसा है, मतलब प्रिंट मेकिंग या फिर पेंटिंग ये सब बैकग्राउंड से, लेकिन थोड़ा बहुत कल्चर करना है, मतलब हम लोग का रहता है ना कि अटैचमेंट इंस्टॉलेशन प्रोसेस की एक बड़ा सा प्रिंट के साथ एक छोटा दो चार चीज उस हाँ, कल्चर में इंस्टॉल रहता है करके। कि इंस्टॉल करके। तो इसके लिए सबसे इजी मीडियम क्या है? सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगी कि देखिए, मैं स्कल्पचर से हूँ, बट आज मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं वुडकट प्रिंट भी करती हूँ। और जम्मू कश्मीर से अच्छा। मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है वुडकट प्रिंट में। स्कल्पचर में भी मिला हुआ है, और वुडकट हम्म। प्रिंट में भी। मैं आपको शेयर करूंगी वो काम। तो देखिए, हाँ, जरूर। अब इस पे, अब मैंने ये चीज बताना इसलिए जरूरी समझी कि मुझे फील होता है कि वुडकट प्रिंट हम कार्विंग करते हैं ना, पार्ट ऑफ हमारे स्कल्पचर का हम्म। एक रिलीफ, रिलीफ में है। हाँ। जैसे मेरा ये स्कल्पचर है, आई विल शो यू, दिस इज, हम्म। ये ये देखिए, आप प्रिंट में है ना, ये सेम हाँ हाँ वही हाँ। टेक्निक है। ये वही टेक्निक है जो मैंने इसमें यूज की है। और जब मैंने ये बनाया था, इसके ऊपर से मैंने 10 प्रिंट भी उठाए थे।
मैं इस अच्छा। कल्चर को इस तरह से करती हूँ। मेरे वुड में जो काम जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब जो मैंने खुद की एक टेक्निक बनाई है, जिसको अभी मैं कॉपीराइट मेरा चल रहा है, इसके लिए मैंने कॉपीराइट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें प्रिंट और पुरानी स्कल्पचर की टेक्निक, कन्वेंशनल एंड वुड, सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर, और इवन मेटल। और एक चीज और मैं आपकी प्रिंट की बताती हूँ, ये ब्रास को मैंने एच किया हुआ है नाइट्रिक एसिड के साथ। अच्छा। अच्छा। एचिंग एचिंग की है, देन हाँ, उसको मैंने एचिंग। स्कल्पचर के अंदर यूज किया है। तो मीडियम इन्वॉल्वमेंट इनका जो है, ये चीजें मायने नहीं रखती एक कलाकार के लिए। अगर आप हम्म। ट्रू आर्टिस्ट हैं तो आप प्रिंट मेकिंग में बेशक हैं, तो आप स्टोन भी काट सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगता है तो आप वुड के साथ ट्राई कर सकते हैं। आप पीओपी के ब्लॉक बना के, छोटे ब्लॉक हाँ पीओपी के हाँ, बना के, राइट। देन उससे बिगनिंग अगर आपको ट्राई करनी है, स्टार्टिंग आप उससे कर सकते हो। उससे जो एक वुड कार्विंग के ऊपर फ्लो आता है, कार्विंग का टेक्सचर आता है, कितना डेप्थ में लेना है, कितना उसको डीप रखना है, आप उसमें एक अच्छा एक्सपेरिमेंट बिगिनिंग के लिए कर सकते हो। देन अगर एक बार आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं तो ये भी कहूंगी कि आप स्टोन ट्राई कीजिएगा उसके बाद, जरूर आपको इजी लगेगा बहुत। मैं एक्चुअली जितना थोड़ा बहुत कल्चर होता है तो मैं प्रिंट मेकिंग ज्यादातर करती रहती हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरा सेरामिक चॉइस रहता है कि वाह, सेरामिक तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट एक डिफरेंट। जोन है, हम्म। एकदम ही डिफरेंट। तो उसके साथ मतलब स्टोन हम लोगों के पास बहुत ही मतलब नहीं, नॉर्मली मेरे पास भी टफ मैं टफ उसको एक भी करेक्ट मीडियम है। करूंगी। मैं उसको भी करेक्शन करूंगी। आप कह रहे हैं कि सेरामिक और उसके साथ ये, मैं खुद टेराकोटा करती हूँ। मैंने अच्छा। रिडक्शन फायरिंग में बहुत करती हूँ, टेराकोटा करती हूँ रिडक्शन, जिसमें वो ब्लैक इफेक्ट देन ऑल आता है, उसके ऊपर पूरा सीरीज वर्क बनाया हुआ है। मैंने सेरामिक में भी काम किया हुआ है। तो मेरे लिए ये ना सब मीडियम लगते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं हम्म। स्टोन काटती हूँ या फिर कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी मीडियम में काम नहीं कर सकता। बट एक खुद की ही अंदर की जो एक गुडविल होती है ना, बस उसको थोड़ा सा जगाना है। अगर वो कैपेबिलिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में वर्क कर सकते हैं। आप बाउंड नहीं हो एक मीडियम में, बस आप एक आर्टिस्ट हैं, एक दिल से आर्टिस्ट हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को किसी भी मीडियम के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके। सेकंड जो एक और एक क्वेश्चन है जो हम लोग का जी। पहले से आया हुआ है व्यूअर्स की तरफ से। आप वुड कर्विंग या फिर वुडन स्कल्पचर इसके लिए वुडन स्कल्पचर। सबसे हाँ मतलब कौन सा वुड आप प्रेफर करोगे, और वुडन स्कल्पचर के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप एक जानकारी दे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मोस्टली बिगिनिंग जो स्टूडेंट होते हैं वो मैंगो वुड के साथ या फिर उस तरह की जो भी सॉफ्ट वुड आती है उसके साथ काम करते हैं। बट उन वुड की ना लाइफ इतनी नहीं होती। आपके प्रैक्टिस के लिए वो हम्म। चीज सही है। उसके बाद जब आप फील्ड में वर्क करना स्टार्ट करते हो, जैसे मोस्टली मेरे शीशम और देवदार में वर्क रहते हैं, क्योंकि शीशम और देवदार इसकी जो लाइफ की गारंटी है या क्वालिटी है, ये चीज इंडिया में सब जानते हैं। इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे सबको पता है कि शीशम, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, देवदार, उसकी लाइफ क्या हम्म। है। ना तो कभी इसको कीड़ा लगेगा, क्योंकि हमें हम्म। बहुत सारी बेसिक चीजों को जान के ही काम करना है। ये नहीं कि हमें काम करना है तो हम किसी भी मटेरियल में लग जाए, चाहे वो 10 दिन के बाद खराब हो जाए। हमें उसकी लाइफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम जो, क्योंकि हमारे जो काम है ये ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट का जो हाँ, एक काम राइट। होता है वो एक बार हाँ। ही निकलता है। जैसे कार्विंग फ्लो मेरे इस काम पे आया है, अगर मैं दूसरा बनाना चाहूं तो चाह के भी वो चीजें सेम रिपीट नहीं हो सकती। तो पर्सनली मैं जो जिन जिन भी वुड में काम करती हूँ, मोस्टली मैं देवदार और मैं शीशम को प्रेफरेंस देती हूँ, ताकि एक क्वालिटी है। और साथ में इन लकड़ी के जो रेशे होते हैं जब हम पॉलिशिंग करते हैं, तो लाइक कॉपर की तरह, क्योंकि जब हम मटेरियल के साथ इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वुड के अंदर कुछ नोटिस की हैं। जब हम इसको पॉलिशिंग के एक प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं, तो इसके अंदर से जो इफेक्ट क्रिएट होते हैं छोटे छोटे से, वो एक कॉपर की तरह चमकते हुए, जैसे वायर्स नहीं होती वैसी होते हैं। हम्म। तो इसकी लाइफ भी एक अच्छी होती है। और जब हम कार्विंग को स्टार्ट करते हैं, तो मोस्टली जिनको बिगिनिंग के लिए स्टार्ट करना है वो तो ब्लॉक के साथ करें। और उसके बाद जब आपका हाथ बैठ जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपको पता है कि आप वुड के साथ प्ले कर सकते हो, तो जैसे मैंने फॉर्म के साथ प्ले किया, तो आप किसी भी फॉर्म के साथ प्ले कर सकते हो। बस यही ध्यान रखना है कि आपको कार्विंग कहाँ रखनी है, कहाँ छोड़नी है, क्योंकि वुड का अपना जो पर्सनल एक जो नेचर है वो भी बहुत खूबसूरत है। आपको उसको भी साथ लेके चलना जरूरी नहीं कि हर तरफ से अगर हम कार्विंग कर देंगे तो तभी वो अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, आपको उसे कैरी करना है।
अच्छा, आपके लिए एक और मजेदार क्वेश्चन है हम लोग के बाकी आर्टिस्ट लोगों की तरफ से कि पहली बात तो एक है कि आप लड़की हो। ये जी। फील्ड मतलब स्कल्पचर में ये एक लड़की बहुत, अगर वो ब्रेव गर्ल जो हम लोग बोलते हैं कि वो होता है, तो वो लोग स्कल्पचर लेते हैं। ज्यादातर अभी भी हम लोग सोचते हैं कि स्कल्पचर मतलब वो मतलब बॉयज का काम होता है। मोस्टली सबसे बड़ी सभी यही बात ये सोचते है। हैं। हाँ। हम्म। और कुछ तो बॉयज भी छोड़ जाते हैं, सेकंड, वो कहते हैं वर्क हार्ड कौन करेगा इतना। राइट। और दूसरा बात है कि आप इतना सारा जो चीज अचीव किए हो, उसके जी। बाद अभी आपका सेलिब्रिटी स्टाइल एक लाइफ है, तो इसको आप कितना मजे, मतलब इसका मजा आप कितना लेते हो? मैंने ये आज तक फील नहीं किया, मेरे को आज भी यही लगता है कि मैं जस्ट अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लूंगी। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सीरियसली, समटाइम मैं बैठी होती हूँ ना, मैं सोचती हूँ, मोस्टली अपना टाइम स्टूडियो में स्पेंड करती हूँ, और समटाइम मुझे लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। सीरियसली, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और मुझे बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। क्योंकि इंडिया में या फिर हम कुछ नेचुरल कुछ चीजें ऐसे ले लीजिए, जैसे मैं अजंता लोरा और कैलाश टेम्पल से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मैं उसके बारे में जब सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि लाइक अभी मुझे हथौड़ा उठाना है, मुझे अभी स्टार्ट करना है। बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे अभी सीखना है। मेरी जो आर्ट की जर्नी है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, जिसका मैंने सिर्फ अभी एक स्टेप उठाया है और मटेरियल को और अपने कंसेप्ट को जान पाई हूँ। बहुत सारी जर्नी मेरी अभी बाकी है, जिसको अभी मैंने तय करना है। अच्छा। और एक बात है कि आप जो आप पहले बताए हो कि आप आपके काम का जो इंस्पिरेशन है वो आप बहुत अलग अलग चीजों से आपको मिलता है। मेन जी। आपका जो मतलब जो सब्जेक्ट्स आप लेकर काम करते हो अभी या फिर अभी कर रहे हो, वो सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं ज़रूर बेसिकली मेरे जो काम रहते हैं, वो मेरे सराउंडिंग के चीज़ों के ऊपर ही रहते हैं। और मैं आर्टिस्ट होने के साथ-साथ मैं खुद को सोचती हूँ कि हम एक सोशल वर्कर भी है। जैसे हर हम्म। कम्युनिटी का एक अपना ज़िम्मेवारी बनता है, एक सोसाइटी के लिए, एक सोशल के लिए, कि हमारे काम के थ्रू क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी को कन्वे हो रही है, क्या मैसेज उनके पास जा रहे हैं, और क्या हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं उनकी लाइफ को एक बेटर तरीके से जीने के लिए। तो वो चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं। एक मुकंद आर्ट कल्चर हेरिटेज सोसाइटी की मैं फाउंडर भी हूँ, और उसको बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था। उसके अंदर मैंने बहुत सारे नेचर को लेके प्लांट वगैरह, मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कल्चर ही बना रही हूँ, आर्ट के थ्रू भी मैं लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ। देन मैं लोगों को फील्ड में जाके एक्सपीरियंस करती हूँ, ताकि वो चीजें मेरे काम के अंदर आए। क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं फील्ड में नहीं जाऊंगी, लोगों की चीजों को समझूंगी नहीं, जानूंगी नहीं, क्योंकि बुक से स्टोरी से पढ़ के हम चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आज मैंने मेरी एक फाउंडेशन सोसाइटी बनाई है, उसका मेन मोटिव यही है कि मैं लोगों के बीच जाके उनकी प्रॉब्लम्स को देखूं, एक सोशल बन के मैं देखूं कि वहां क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि मोस्टली आर्टिस्ट क्या होते हैं, इतने सोशल नहीं होते। तो मैंने उस चीज को ब्रेक करने के लिए अपनी सोसाइटी एक बनाई, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी जहाँ पे वो लोग पढ़ना चाहते हैं बट अपनी लड़कियों को पढ़ा नहीं पा रहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से। चलो हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, हमें जो भी अर्निंग होती है, मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें रखी है कि 10% मैं अपनी सोसाइटी को देती हूँ, जिसमें लड़कियों की एजुकेशन में चीजें जाती है। गरीब, जितने गरीब नहीं बोल सकते, हम जरूरतमंद बोल सकते हैं, क्योंकि हम हम्म। हमें हम्म। हक नहीं है कि हम किसी को ऐसे बोले। हम्म। मतलब जिनको कुछ जरूरतें होती है, उनके साथ मेरे से जो जितना भी होता है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, मतलब मेरी पॉकेट से जितना एलो होता है, उनकी मेडिसिन, इन चीजों के लिए मैं डे टू डे जितना भी होता है हेल्प करती रहती हूँ। और जहां भी सिटी में मैं कैंप के लिए जाती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ यहाँ पर प्लांट है कि नहीं, और कोशिश करती हूँ वहां पे मैं प्लांट लगा के भी जरूर आती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट को एक सोसाइटी के लिए, अपनी इंडिया के लिए थोड़ी सी जिम्मेवारी भी लेके चलनी चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री भी छोटी छोटी बनाती रहती हूँ, और उसी को अपने काम के कंसेप्ट में लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर चीजें दिल से निकलेंगी ना, तो वो चीजें जो होंगी ना, तो वो सोसाइटी में लोगों के साथ इजीली जुड़ सकती है। अगर मैं अपने दिमाग में एक फंटेंसी चल रही है, एक सरलिस टाइप की सोच चल रही है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रही, वो बहुत अच्छी चीज है, बट मेरी हम्म। सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। सब एक जैसा नहीं ना सोचते, तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हम अपने काम को अगर इस तरह से बनाए बनाए, ताकि सिर्फ वो एक हाई क्लास वालों को तो चलो वो
उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, बट जो नॉर्मल पीपल है वो भी उसको इजिली अपनी लाइफ के साथ कम्युनिकेट कर सके, उन चीजों को अपने साथ जोड़ सके। तो मेरे काम के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, थीम होते हैं, वो सोशल को लेके ही होते हैं, एक इमोशंस को लेके होते हैं, रिलेशन को लेके होते हैं। ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिटी मेरे काम के अंदर दिखती है। ओके, आपका आपके पास जो और एक क्वेश्चन है वो है कल्चर में जो लोग हैं या फिर विजुअल आर्टिस्ट जो लोग बनना चाहते हैं, उन लोगों को बैचलर्स या मास्टर्स के बाद कौन सा जगह अप्लाई करना चाहिए आपको लगता है? मतलब हम लोगों के पास बहुत सारा स्कॉलरशिप, वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस होते रहते हैं, लेकिन वहां पर मतलब एक नॉर्मल गुड पाथ तैयार करने के लिए कौन सा जगह पर अप्लाई करना जरूरी है, ये आपको लगता है? हमारी इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं जहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टूडेंट को भी सबसे पहले देखिए, हम ये नहीं बोल सकते कि एक बच्चा है एडमिशन के लिए जा रहा है और अगर वो बोले कि भाई फैकल्टी मेंबर्स या फैकल्टी ही मेरे लिए सब कुछ करेगी, वही मुझे आर्टिस्ट बनाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका खुद का पैशन, एक जुनून होना बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर जुनून है तो वो किसी भी जो फील्ड में अच्छा काम करे उनसे सीख सकते हैं। और अपनी इंडिया में चाहे हम चलो शुरू से शांति निकेतन, बड़ौदा, इन फैकल्टीज का नाम बहुत अच्छा बना हुआ है, बट उसके साथ साथ हैदराबाद, कोयम्बटूर में और कन्याकुमारी में भी कुछ फैकल्टीज हैं। वो इवन जहां से मैंने जम्मू से किया, देखो जम्मू भी एक फैकल्टी है, वो बहुत अच्छी फैकल्टी में, बड़ौदा जैसा नाम नहीं है बट बड़े अच्छे स्टूडेंट भी निकले हैं। रीजन ये कि करने वालों का खुद का भी एक अटेंशन था कि उनको करना है। तो जिनसे कुछ अच्छा लेना होता है ना, मैं स्टूडेंट को ये चीज ये बोलूंगी कि देखो, फैकल्टी के ऊपर मत रहना कि फैकल्टी आपको सिखाएगी। आपको किनसे क्या सीखना है ये आपके ऊपर है। आप जब एडमिशन लेंगे, इंडिया में कहीं भी लो, थोड़ा सा सर्च कर लो, उसमें कोलकाता या ये चीजें जितने भी फैकल्टीज है, आप वहां जाओ, पहले एक्सपीरियंस करो, उसके अकॉर्डिंग वहां एडमिशन लो। बट उसके साथ साथ अपना फील्ड वर्क मत रोकेगा। मतलब ये मत देखिएगा कि सिलेबस में आपको बताया गया है कि साल में एक फील्ड वर्क जमा करवाना है, तो वो कैसे भी आप 15 दिन में कंप्लीट कर लो। नहीं, आपके पास साल में 12 महीने होंगे, उन 12 महीनों में 24 फील्ड वर्क रेडी करने हैं आपको टेक्निकली, और जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अच्छा कर रहे हैं उनके पास जाके अपनी प्रैक्टिस के लिए, तभी आप फील्ड में एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। अदरवाइज वही है कि आप 60% नंबर ले लिए, उसके बाद फील्ड में जाके एक्सपीरियंस करें कि अब हम क्या करें, ना तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, टेक्निकली भी स्ट्रांग नहीं हुए, तो वो हमारे खुद के ऊपर है। अच्छा, तो आपके पास और एक क्वेश्चन है कि आप पंजाब से हो, तो मतलब कोलकाता में एक बात बहुत चलता है कि पंजाब में बहुत सारा शोज होता है ओनली फॉर पंजाब आर्टिस्ट। मतलब बाहर से मैं आपको एक चीज मतलब बताऊंगी, आपको सुन के अच्छा लगेगा। बताइए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप। हाँ, तो यहाँ से कोलकाता से बहुत जूनियर लोग मुझे क्वेश्चन किए हैं कि आपसे ये जानना है कि कौन सा ऐसा भी एग्जीबिशन होता है जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, मैं पठानकोट की बॉर्न हूं और मैं 10th के बाद यहाँ से बाहर चली गई थी। मैंने आज तक पंजाब में किसी एक भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि ये पंजाबी आर्टिस्ट नहीं है। अच्छा। नहीं क्योंकि मेरा मोस्टली ग्रोअप जो टाइम था वो बाहर था, और आज तक मतलब मेरे बायोडाटा में कैंप का बहुत सारा लिस्ट है, बट उसमें आप एक भी पंजाब का, स्टेट का या सिटी का नाम नहीं देखेंगे, उसमें नहीं है। तो कोलकाता से जिन्होंने बोला है, जिन्होंने क्वेश्चन पुट किया, तो मैं उनको बोलूंगी मैं भी उन्हीं की लाइन में हूँ, उन्हीं के साथ हूँ, मुझे भी नहीं बुलाया किसी ने। बट स्टिल पंजाब में बहुत सारे कॉलेजेस और ऐसे हैं। जी जी हाँ, तो होता क्या, देखिए स्टेट एग्जीबिशन की जब बात आती है ना, तो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, बहुत जगह ओपन भी है। आप अमृतसर में एग्जीबिशन होती है, वहां पे आप बेच सकते हैं। कोलकाता से क्या, ऑल ओवर इंडिया से वहां पे लोग काम बेच सकते हैं। चंडीगढ़ में एग्जीबिशन होती है, वहां पे आप बेच सकते हैं। एक वुमेन का स्पेशली शो होता है चंडीगढ़ में, वहां पे ऑल ओवर इंडिया से वुमेन्स स्कल्पचर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे प्रिंट मेकर हो, सभी वहां काम बेचते हैं, तो आप वहां बेच सकते हैं। इन चीजों मतलब जो जिनके लिए ये क्वेश्चन है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो फेसबुक पे, मैसेंजर पे मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, मैं आपको सेंड कर दूंगी जो भी नेक्स्ट एग्जीबिशन होगी जिनमें उनको पार्टिसिपेट करना है, कैंप भी, वर्कशॉप्स भी और एग्जीबिशंस भी, मैं आपको सेंड कर दूंगी वो।
ओके, हम लोग का एक आर्ट आर्टिस्ट अड्डा व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपको श्योर। उसमें ज्वाइन करवा दूंगी। उसमें सारे जी लोग एक साथ रहते हैं। आप उसमें बिल्कुल सारा इंफॉर्मेशन प्लीज डाल बिल्कुल। दीजिएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कमिंग यूथ, हमारे जो आर्टिस्ट स्टूडेंट है हम्म। या फिर जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो उनको अभी अपॉर्चुनिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। समटाइम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो चीजें मिसिंग हो हम्म। जाती है, मिस कर देते हैं। तो ये राइट। अच्छा है, हाँ। आप मुझे ऐड कीजिएगा, वहां पे बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं, मैं अपडेट कर दूंगी ताकि हमारे जो बाकी आर्टिस्ट ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी फ्रेंड्स हैं, ताकि कंटिन्यू उसमें पार्टिसिपेट वगैरह करते रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब इंटरनेशनल शोज हम लोग, मतलब ये स्टूडेंट्स लोगों में या फिर जो लोग हाल ही में मास्टर्स कंप्लीट किए हैं, उन लोगों में बहुत क्रेज रहता है कि इंटरनेशनली शो करना है मुझे। इंटरनेशनल शोज में मतलब मेरा काम रोम में पार्टिसिपेट हुआ है, पार्टिसिपेट हो। पार्टिसिपेट किए हैं। हाँ। तो ये मतलब या फिर क्रिस में गया है, ये बहुत ही क्रेज रहता ही है। तो आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे क्या कैसा लगता है कि मतलब क्या लगता है कि आप ये जरूरी होता है हम लोग के बायोडाटा के लिए, या फिर मतलब हम लोग का स्टेट लेवल शोज और इंटरनेशनल शोज एक ही जगह पर कम्पीट करता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले जैसे एक क्रेज होता है रिसेंटली पास आउट हमारे आर्टिस्ट स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो फील्ड में यंग है, या फिर अब इवन हमारी एज के भी जो हम्म। है, तो मुझे लगता है कि ये जो क्रेज है कि वहां पे हम पार्टिसिपेट करेंगे, उससे भी बेटर प्लेटफॉर्म अपने इंडिया में भी है। और वहां पे अगर हम्म। हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे रोम में कोई एग्जीबिशन हुई है, तो वो भी तो जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है, वो किसी स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया होगा, बट यहाँ पे क्रेज इसलिए क्योंकि इंडिया से बाहर है। तो हम्म। वैसे ही बाहर राइट। के आर्टिस्टों को भी क्रेज होता है कि इंडिया वाले जो एग्जीबिशंस हो रहे हैं, हमें वहां पे पार्टिसिपेट करना, सेम उनका भी सेम चीजें चलती है। हम्म। तो क्रेज लाजमी है उनकी, क्या बोलते हैं, उनका शो वहां पे हुआ, अगर काम गया तो उनसे हमारा यूथ अगर और भी ज्यादा मोटिवेट हो रहा है कि नहीं हम और काम करेंगे, तो मैं तो कहती हूँ कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसी बहाने हमारा जो यंग आर्टिस्ट है ज्यादा से ज्यादा काम करे, अदरवाइज ऐसा कुछ भी जरूरी बात नहीं है। और अगर आर्ट की बात की जाए, तो मैं कभी भी इंडिया और बाहर इनको अलग अलग चीजों में डिवाइन नहीं, मतलब ये भागों में नहीं बांटती। मेरे लिए अगर जैसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो पूरा वर्ल्ड जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचर के साथ, चीजों के साथ, तो मेरे लिए एक है। आप ईमानदारी के साथ और मेहनत से काम करें, आपका काम बहुत अच्छी जगह एग्जीबिट होगा। अगर आपके काम में वो क्वालिटी आ जाती है, तो आपको ये नहीं कि आगे चल के आपको बोलना पड़ेगा नहीं मुझे आप यहाँ लें या मेरा काम वहां भेजें। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके पास मौके आएंगे, और आप बहुत अच्छी स्पेस पे जाके बैठेंगे और आपका काम बहुत अच्छी अच्छी स्पेस पे जाएगा। जरूर। अच्छा, आप अभी हम लोग आपका जो सारा काम हम लोग के वेबसाइट में या फिर ऑनलाइन गैलरी में डिस्प्ले हुआ है, उसको थोड़ा सा देखेंगे और आप थोड़ा थोड़ा जरूर। करके उस काम के बारे में कुछ मेमोरीज शेयर करेंगे। मतलब आपका उसका सब्जेक्ट क्या था, आप कौन सा चीज उसमें एज अ मीडियम यूज किए हो, तो जरूर। थोड़ा बहुत आप बताते रहिएगा। थोड़ा जरूर। देर वेट कीजिए प्लीज। श्योर। जी, मेरा ये वाला जो वर्क है ये व्हाइट मार्बल में है, और ये इस हम्म। समय गुजरात में है ये मेरा काम। और इसको मैंने एक पॉन्ड की थीम के ऊपर काम बनाया था। मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड स्टूडेंट को एक थीम के ऊपर ये चीजें डिस्क्राइब करूंगी कि देखिए, जब हम हम्म। अपनी चीजों को सोचते हैं कि हमें इस कल्चर में क्या बनाना है, तो मुझे लगता है जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अपनी सिंगिंग को ले लेते हैं, हमारे सिंगर वो किस तरह से कंटेम्प्रेरी एलिमेंट को यूज करते हैं अपने काम के अंदर। तो अगर हम पॉन्ड की बात सोचें, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो हम्म। पॉन्ड में उनको याद आएगा वो वेस्टर्न आर्टिस्ट लिली पॉन्ड समथिंग, जो बड़े बड़े हमारे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बने हुए थे। तो वही अगर हम्म। अगर उसको हम एक तरह से जोड़ते हैं हमारे वाटर एलिमेंट के साथ, तो इस समय हमारे कंटेम्प्रेरी वाटर एलिमेंट बॉटल्स, थर्मस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम्म। जिसके जरिए हम इनडायरेक्ट वे से एक आइकॉनिक तरीके से पॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें मेरी सेम वही टेक्निक है, और मैंने आइकोनोग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। शुरू से ही मैं इजिप्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर रही हूँ, मेरे फेवरेट वन में से है, क्योंकि उसकी आइकोनोग्राफी, देन उसके बाद हमारी
जो ओल्ड सिविलाइजेशंस है उस वहां जो आइकोनोग्राफी मिली है, जो सजेस्ट मीनिंग के जरिए हमें बहुत सारी स्टोरी कन्वे करती है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है। हमारे पदचित्तर्स वगैरह बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने आर्ट हिस्ट्री को पढ़ा ही होगा, उसमें उन्होंने देखा ही होगा। तो मेरे काम में मैंने बहुत सारे, मतलब ज्यादा नहीं तो 300 के लगभग मैंने खुद के कुछ साइन क्रिएट किए हैं। तो मेरे इस कल्चर में भी एक बैंड बना हुआ है, उस बैंड के अंदर कंपोजिशनल जब मुझे ये डिजाइन करना था तो मैंने वाटर एलिमेंट को लिया था। और मेरा क्या जो पंच तत्व है, क्योंकि मेरी जो भी चीजें रहती है इंडियन कल्चर, अपने रूट्स, अपनी सोसाइटी, इन चीजों के साथ जुड़ के रहती है, तो मैं एक फ्यूजन बोल सकते हैं उसको क्रिएट करती हूँ कंटेम्पररी एलिमेंट के साथ। तो इसके अंदर आपको हमारी पुरानी चीजें, पंच तत्व भी मिलेगा, हमारी आइकोनोग्राफी भी मिलेगी, और कंटेम्पररी एलिमेंट बॉटल को मैंने एक पॉन्ड की तरह दिखाया है। और तीनों इसके जो डायरेक्शंस है तीनों का इसमें दिखाया हुआ है। इस तरफ से आप देखें सिंगल बॉटल की तरह दिख रही है और इसके अंदर बैंड है। अगर आप इसको रियल में जाके देखेंगे तो आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसका। जी जरूर। ओके, चलिए नेक्स्ट। जी, ये भी सेम मेरा ब्लैक मार्बल में स्कल्पचर है, और ये इस समय केएमपी हाईवे जो कुंडली मानेसर हाईवे है वहां पे ये मेरा काम लगा हुआ है, हरियाणा और दिल्ली के जो बाईपास बॉर्डर है, मतलब जो हाईवे है वहां पे। और ये भी हमारी जो पुरानी हमारी कथाएं हैं, महाभारत से जुड़ा हुआ काम है। ये मैंने दास स्वयंवर के ऊपर काम किया है, और दास स्वयंवर में कंसेप्ट इंडियन मिथोलॉजी है तो सबको क्लियर ही होगा। इसके अंदर 2 फिश को मैंने कंपोज किया है, बट जब मैंने इस स्टोन को काटा तो स्टोन का जो एक नेचर है स्टिफनेस, मुझे उसको ब्रेक करना था और उसको उसके नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट लेके आना था। तो इसके अंदर मैंने फिश को बहुत रिदमिक तरीके से बनाया है। इसके अंदर मैंने जो तीर कमान का एक कैरेक्टर है, एक स्टोरी जो बनी हुई है, उसको भी यूज किया है बहुत सजेस्टिव मीनिंग के साथ, ना कि एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। इसके अंदर आप सेमी रियलिस्टिक फील कर सकते हैं एलिमेंट। हमारे जो अभी एमएफए जिन्होंने किया है, जो कंसेप्ट को लेके थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, आप वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जिन फॉर्म्स को मैंने यूज किया है, जिन कंसेप्ट को मैंने यूज किया है, स्टोरी देखिए महाभारत की है। टाइटल इसका द स्वयंवर है, जो द्रौपदी स्टोरीज और भी बहुत सारी इन चीजों के साथ महाभारत में होती है। इसके ऊपर पूरी एक सीरीज में मैंने काम किया था, द्रौपदी के ऊपर भी, कृष्णा के ऊपर भी। तो ये हमारा जो काम था ये स्वयंवर के ऊपर था। तो उसमें स्टोरी थी कि वो बाण के साथ मछली की आईज में उसको तीर चलाना था। तो मैंने उसको अपने तरीके से कंपोज किया, जिसके अंदर मैंने सेंटर होल रखा, और इस कल्चर की हाइट भी बहुत अच्छी है और वेट भी बहुत अच्छा है। और स्टोन के नेचर को ब्रेक करके मैंने फिश के नेचर को, मतलब मछली जो सबसे सेंसिटिव होती है, सबसे चंचल होती है, पत्थर को मछली के नेचर में मैंने ट्रांसफर कर दिया था। थैंक यू। आपका नेक्स्ट काम देखते हैं। ये भी जो मेरा काम है ये वुड और मेटल के अंदर है। जैसे मैंने आपके टेक्निक को भी डिस्क्राइब किया था कि प्रिंट मेकिंग में ऐसा रहता है, तो इसके अंदर बेसिकली एक वाइस, मतलब जैसे हम स्कल्पटर लोग काम करते हैं तो एक वाइस जो एक टूल रहता है उसका बहुत ज्यादा अहमियत होता है हमारे वर्क में, क्योंकि उसका काम होता है जोर से चीजों को होल्ड करना। और अगर हम सोसाइटी में उन करेक्टर को देखें, फैमिलीज में उन करेक्टर्स को देखें जो इन चीजों का काम करते हैं, चीजों को जोड़ के रखते हैं, वो नेचर का काम देखें, तो मैंने मटेरियल वुड है, कंसेप्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ऐसे करेक्टर, एक ऐसे पर्सन को दिखाया है जो चीजों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। और इसके अंदर मैंने क्यूबिक ब्लॉक को यूज किया है जो सिंबॉलिक है यूनिटी का, लोगों को एक साथ आगे बढ़ के काम करने का। मतलब ये भी एक सोशल सब्जेक्ट के ऊपर ही काम है, बट जो फॉर्म के जरिए मैंने लोगों मतलब अपने काम का जो मैसेज कन्वे करना चाहा है, वो अपने ही जो मेरे टूल किट है, टूल किट में से ही मैंने एक टूल को उस फॉर्म में क्रिएट कर दिया है वॉइस के जरिए। इसके अंदर मैंने मैसेज कन्वे किया है। और गोल्ड और ब्लू ये कलर का भी मैं बताऊंगी। मेरे बहुत सारे स्कल्पचर ऐसे रहते हैं जिसके अंदर मैं कोबाल्ट शेड को यूज करती हूँ। कोबाल्ट बेसिकली एक पीस ऑफ माइंड, एक शांति का प्रतीक है।
और इसमें जो ब्लॉक है वो ऐसे मतलब छोटे छोटे जो ब्लॉक है, एक नेचर, एक करेक्टर, एक ब्रेन को दिखाते हैं कि बहुत शांति से सारे एक साथ जुड़े हुए हैं और सब गोल्डन है। मतलब वो ऐसी पर्सनैलिटीज की तरह है जो बहुत सारी नई नई चीजों को सोचते रहते हैं और खुद में एक क्वालिटीज पर्सन है। और जो उसके वॉइस जिसने उसको पूरा होल्ड करके रखा है, वो मेन पर्सन है फैमिली का, वो मेन पर्सन है सोसाइटी का, जो उन सबको जोड़ के रखता है। और ये चीजें हम अगर देखें हमारे सराउंडिंग में, नेचर में, हम ब्रह्मांड को देख ले, देखो बैलेंस होके रखी है हर चीजें। ये भी तो चीज किसी ना किसी शक्ति, किसी ना किसी क्या बोलते हैं, नेचर के जरिए बैलेंस होके रखी है। तो ये वर्क मेरी कंपोजिशन वहां पे भी अप्लाई होता है कि बैलेंस बहुत जरूरी है और यूनिटी होना सब में बहुत जरूरी है, तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं चीजों के साथ। राइट, ओके। ये स्कल्पचर मेरा द थिंकर की थीम के ऊपर है। इसमें भी मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में दिखाने की कोशिश की है। ऑल ओवर ब्लैक एक डेप्थ को दिखाता है। ब्लैक कलर मेरे को लगता है एक ऐसा कलर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें समाई होती है, बहुत सारी चीजें होती है। और इसके ऊपर भी मैंने ब्रास, टेक्निकली चीज को अगर मैं डिस्कस करती हूँ तो ये भी वुड में है और इसके ऊपर ब्रास के साथ काम हुआ है। एचिंग प्रोसेस के साथ मैंने इसके ऊपर वही चीजें यूज की हुई है और बीच में से मैंने इस फॉर्म को इंग्रेव कर दिया है, थ्रू आउट कर दिया है। और उसके अंदर मैंने वुडन ब्लॉक रखे हैं और ये ब्लू कलर के बहुत सारे वुडन ब्लॉक और एक ब्लॉक मैंने रेड कलर का रखा है। ये एक उस पैशनेट पर्सन की सोच को दिखा रहा है जिसके अंदर, मतलब पैशन को दिखाने के लिए मैंने कलर को एज ए सिंबल यूज किया है रेड, और ब्लू मैंने उसके उस आइडियाज को, जैसे हमारे कलाम अब्दुल जी, अगर हम उस पर्सनैलिटी को एक फॉर्म में डिपिक्ट करना होगा तो मेरे को लगता है कि मेरा ये स्कल्पचर उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। जो जनूनी थे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने कैरी किया, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजों को लेके आए जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी थी। तो ये वाला वर्क द थिंकर मेरा उसी पर्सनैलिटीज के ऊपर है। ओके, तो आप अभी आपका लास्ट काम, मतलब यहाँ पर जो स्टोर है ये लास्ट है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। हाँ, ये वही, ये ग्रेनाइट में है और ये इस समय अहल्या फाउंडेशन के पास है, कोयम्बटूर से थोड़ा सा आगे जाके। तो ये काम मैंने 22 डेज में बनाया है और ये 3 पीसेस में है। वही चीज मैंने आपको जो बताई पहले भी कि हम अपनी रूट्स के साथ जुड़े हैं। मैं फॉर्म के साथ प्ले करती हूँ, टेक्निक के साथ प्ले करती हूँ, पर मेरे जो थीम होते हैं वो टोटली इंडियन और सोसाइटी बेस होते हैं। और इसके अंदर थीम है ये को दिखाने के लिए मैंने सीता को ना कि एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह नहीं दिखाया, क्योंकि वो हमारे जो पुराण बने हुए हैं उसके अंदर एक सिंबल की तरह वो पूरी स्टोरी दिखाई गई है, बट उसको मैंने अपने तरीके से कंपोज किया है। उसको एक मैंने एक एंजल की तरह दिखाया है। उसके जो पूरी ड्रेपरी, आप ड्रेपरी पे भी देखिए, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों का मिश्रण मिलेगा। सबसे पहले ये बामाया बुद्धा जो है, उस जो एक फॉर्म है उससे इंस्पायर है, जो आज पाकिस्तान में है। डिस्ट्रॉय कर दिया गया बट फिर भी गवर्नमेंट के थोड़े रख रखाव की वजह से उसको फिर से थोड़ा ठीक किया गया है। देन इसके ऊपर जो ड्रेपरी बनी है वो प्रीस्ट के ड्रेपरी से इंस्पायर है। बुद्धिस्ट प्रीस्ट, बुद्धिस्ट सॉरी, इंडस वैली से जो प्रीस्ट मिला है उसके ड्रेपरी से त्रिफुलिया फूल जो इसके ऊपर यूज किया है, ये भी सिंबॉलिक है। त्रिफुलिया यूज करने का मेरा मेन मोटिव था, एक जैसे त्रिफुलिया रहता है ना कि एक ऐसे पर्सन की ड्रेपरी जो बहुत स्पेशल होता है अपनी सोसाइटी में, लाइक प्रीस्ट, चाहे बुद्धा हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे फिर एक ऐसा मेडिटेट पर्सन जिसको अलाइनमेंट हुई होती है और जिनको अपनी चीजों के बारे में पूरी नॉलेज होती है। तो एक होल कंपोजिशन में मैंने एक सीता के जन्म को दिखाया और ऐसे एलिमेंट को यूज किया जो मतलब हमें एक क्या बोलते हैं, हमारे एक ज्ञान और सोच को एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है। और सबसे ऊपर मुझे था कि इनके क्राउन को डिजाइन करना था, तो मैंने बैम्बो का क्राउन इनका बनाया हुआ है। ऊपर बैम्बो है, बैम्बो के लीव्स एंड देन ये। और अगर हम आइकोग्राफी में पढ़ते हैं तो उसका भी एक अलग महत्व है। तो होल कंपोजिशन ये इंडियन कंसेप्ट के ऊपर बनी हुई है, बट इसके अंदर जो मैंने वर्क किया है उसके अंदर थोड़ा सा आपको बमाया बुद्धा, थोड़ा सा आपको प्रीस्ट और थोड़ा सा इजिप्शियन क्वालिटी देखने को मिलेगी। और ये काफी हाइटेड वर्क भी था, काफी हाइट पे है।
और इसके अंदर ये सबसे हार्ड स्टोन, जिसको वर्ल्ड का, इंडिया का सबसे हार्ड स्टोन ग्रेनाइट बोला जाता है, कि हम ग्राइंडर यूज करेंगे और चिंगारियां बाहर, उस स्टोन से ये काम बना हुआ था। पर बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैं इस काम को कर रही थी। तो अब आज भी मैं उस मोमेंट्स को फील कर सकती हूँ। वो बहुत औसम एक्सपीरियंस था। उस समय साउथ में बहुत हैवी रेन हो रही थी, तो उसके साथ भी एक अलग स्ट्रगल चल रहा था। ये नहीं कि बहुत पीसफुल तरीके से हमने काम किया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि ग्रेनाइट काटना जहां एक स्ट्रगल था, वहां पे हर 2 घंटे के बाद हैवी रेन हो रही है, हर 2 घंटे के बाद हैवी रेन हो रही है। आई थिंक अगर जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया, अगर वो भी ऑनलाइन होंगे, तो वो भी उनको अच्छे से पता है ये काम कैसे कंप्लीट हुआ था, और वो भी टाइम पीरियड के अंदर, जितना हमें समय मिला था उससे कम में हमने ये काम कंप्लीट किया था। मैंने ये आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग का थैंक यू। टाइम एकदम कंप्लीट होने वाला है, 2-3 मिनट बाकी है। तो बहुत जी अच्छा लगा है। आप मतलब इन फ्यूचर आपके साथ और भी ज्यादा हम लोग ऐसे अड्डा ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर। तो गुड नाइट। आज के लिए बहुत अच्छा लगा। और आप प्लीज हम लोग के यूट्यूब में बहुत जल्दी आपका ये जो इंटरव्यू सेशन है वो आ जाएगा। आप फॉलो अप रखिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि आपके थ्रू, आपके अड्डा के थ्रू, जो मेरे व्यू थे काम को लेके, और जो जो स्टूडेंट जिनको इन चीजों के बारे में पता नहीं था, या फिर जिनके डाउट्स थे, वो भी आई थिंक क्लियर हुए होंगे। और आगे भी मैं इस चीज के लिए इनवाइट करती हूँ, वो स्टूडेंट जिनको और भी डाउट हो, प्लीज मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं एनी टाइम। मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कल्पचर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव और मेहनती लोग आए और बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय बाय। थैंक यू।